I see you. स्टार्टेड। दोस्तों, बहुत देर बाद आपके साथ एक फेसबुक लाइव कर रहा हूं। आज का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक अपडेट देना है, हमारी सर्विसेज क्या हैं। हम काफ़ी देर से आपके साथ राब्ते में रहते हैं और आज जो मैं चीज़ करना चाह रहा हूँ वो ये कि मेरे पास सारी एक लिस्ट पड़ी हुई है सामने, जो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम किस किस किस्म की एप्लीकेशंस करते हैं और हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिल सकती हैं। सो बहुत लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, इसलिए आई गो स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहले हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं, जिस तरह की चीज़ें हम करते हैं, मैं एज अ बैरिस्टर क्वालिफाइड हूँ। 1997 लिंकन्स इन से क्वालिफाई किया था एज अ बैरिस्टर। अब ऑब्वियसली हम 2022 में आ चुके हैं, सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी देर से खप मार रहा हूँ इस चीज़ के अंदर। बट एनीवे, स्पेशलिटी हमारी फर्म की बुखारी चेंबर्स की इज अपील्स। हम अपील्स करते हैं जहां पे मैं आपके केस के ऊपर काम करता हूं एज अ सोलिसिटर, और उसके बाद अगर कोर्ट में जाना हो तो फिर एज अ बैरिस्टर आपके केस को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्योंकि एक वक्त में आप सोलिसिटर होते हो या बैरिस्टर होते हो, यानी एक रजिस्ट्रेशन के साथ चल सकते हैं या लॉ सोसाइटी के साथ या बार काउंसिल के साथ। मैं एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ फर्म यानी एज अ सोलिसिटर काम करता हूँ। मेरे साथ एक टीम है, हमारे साथ ट्रेनी सोलिसिटर्स भी हैं, हमारे साथ और बैरिस्टर्स भी हैं, हमारे साथ और सोलिसिटर्स भी हैं, और बाकी केस वर्कर्स भी काम करते हैं, एडमिन स्टाफ है। सारा कुछ हमारा एक प्रोसेस, एक सिस्टम के साथ चलता है। हमारी सारी जो एप्लीकेशंस की जाती हैं, सारी क्लाइंट मैनेजमेंट की जाती है, हमारे पास कोई पेपर फाइल्स नहीं है, हम सब कुछ अब डिजिटल करते हैं। अगर आप कंसल्टेशन मेरे साथ कर चुके हैं, काफ़ी देर पहले की है तो शायद डिफरेंट हो, लेकिन अगर आप अभी रिसेंटली कोई कंसल्टेशन कर रहे हैं पिछले 1 1.5 2 साल में, तो मैं सारी कंसल्टेशन अब वीडियो पे करता हूँ। वीडियो कंसल्टेशंस का फायदा क्या है? ना आपको ट्रैफिक की फिक्र, ना आपको छुट्टी लेने की जरूरत, ना आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा सफर करने की जरूरत। जहां कहीं आप बैठे हैं वहीं से आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। हम जूम के ऊपर बात करते हैं, हम अपनी फोन के ऊपर कंसल्टेशंस करते हैं, अपने व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं, कोई बाहर बैठा है, जहां से भी आपको जो भी चीज सूटेबल होती है वहां से कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब मैं आना चाहता हूं सीधा किस किस्म की चीजें हम करते हैं और कौन सी चीजें आपको यहां से मिल सकती हैं। अपील्स की बात करता हूं, हर तरह की अपील्स, एनी ह्यूमन राइट्स अपील्स, एनी काइंड ऑफ इमिग्रेशन अपील्स। हम फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल की बात करते हैं या अपर ट्राइब्यूनल की बात करते हैं या हम जुडिशियल रिव्यूज की बात करते हैं। जहां कहीं आपको बैरिस्टर्स की जरूरत पड़ती है, सोलिसिटर्स की जरूरत पड़ती है, वी आर अवेलेबल एट योर सर्विस। हम आपके लिए वो सारा कुछ कर सकते हैं। अपील्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और यही नुक्ता एक मैं बताने के लिए आपसे भी बात कर रहा हूं। अपील्स के अंदर सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी आती है, जो मुझे सुनने को मिलती है, वो ये कि जी वकील ने केस को तैयार किया, उसके बाद उसने केस बैरिस्टर को दे दिया, बैरिस्टर साहब कोर्ट में पहुंचे सुबह, उनको हमारे केस के बारे में कुछ पता नहीं था, वो आके मुझसे सवाल पूछ रहे थे, और बैरिस्टर को जब हमने बताया सारा केस क्या है, तो बैरिस्टर ने कहा भाई इसमें तो कोई जान ही नहीं है, इसका तो कोई फायदा नहीं। इस तरह की चीजें आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखेंगे वो इस चीज के साथ अग्री करेंगे कि उनको काफी डिफिकल्टीज आई हैं। हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि जो बंदा केस को तैयार कर रहा है, अब हमारे फर्म के अंदर सोलिसिटर्स और बैरिस्टर्स मौजूद हैं जो कि केस को तैयार करके और कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बुखारी चेंबर्स में आप आते हैं तो अली बुखारी आपको रिप्रेजेंट करे, नॉट अ प्रॉब्लम, आप मुझे रिप्रेजेंटेशन के लिए कोर्ट में भेज सकते हैं, और ऑब्वियसली केस को सारे को मैं ही तैयार करूंगा। केस में पहले तैयारी आपको कराई जाएगी सो दैट यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट कोर्ट में जाके। अब मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बीच में जिनके पुराने केसेस अगर नहीं हुए या अभी भी अगर कोई केस नहीं हुआ, हमारा काम ही उस तरह का है कि अगर केस हो गया तो हम बहुत अच्छे हैं, केस नहीं हुआ तो हम बहुत बुरे हैं। लेकिन मेरा आपसे वादा क्या रहा है, और जितने लोग मुझे जानते हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है, जितने लोगों के साथ मैं अभी भी काम करता हूं, मेरा वादा हमेशा ये होता है कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी और हर तरह से जो जो मेहनत की जा सकती है उस केस के अंदर वो की जाएगी आपके केस को बेहतरीन प्रिपरेशन देने के लिए। अपील की लाइफ क्या चलती है? आपका डिसीजन आया होम ऑफिस की तरफ से, रिफ्यूजल आया, अपील का राइट मिला आपको, पहले हम अपील लॉन्च करते हैं, उसके बाद फिर आपके ग्राउंड्स और फिर आपके बंडल्स, आपकी स्टेटमेंट्स, आपका एविडेंस, आपकी कोई और सीएमआर हियरिंग होती है अगर कोर्ट में जज के साथ, वो अटेंड करते हैं। ये सारा काम हमारा आपकी अपील के अंदर शामिल होता है। मैं आपके साथ एक केस मैनेजमेंट पहले भी करता हूं, जिसके अंदर पहले आपके साथ डिस्कस करता हूं कि आपके क्या एविडेंस मौजूद है, क्या एविडेंस होना चाहिए, ताकि महीनों पहले आप केस के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो। आपकी विटनेस स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं, बंडल्स कोर्ट को भेजे जाते हैं, और कोर्ट में जाने से पहले आपके साथ हम तैयारी करते हैं कि आपको रिप्रेजेंटेशन के वक्त आपको पता हो किस किस्म के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। एक चीज याद रखिए, और ना ही मैंने कभी ये कोई वादा किया है, ना ही कभी ये दावा किया है,
कोई बंदा हर केस नहीं जीत सकता। कोई बंदा भी यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने आज तक जितने केसेस रिप्रेजेंट किए तमाम केसेस जीते हैं। कई दफा आप ये देखते हो कि आपके केस की कोई वीकनेस होती है, कई दफा आपके एविडेंस में कोई वीकनेस निकल आती है, कई दफा जज का मूड ही नहीं है, कई दफा बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है कि जिसकी वजह से हो सकता है आपकी अपील ना हो। एक और चीज याद रखिए कि अब इस वक्त पहले जो चीज चलती आ रही थी, अपील्स का जो सक्सेस रेट था दैट वाज अबाउट 60-65%। अभी मैं कल एक कोई डॉक्यूमेंट कहीं पढ़ रहा था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं मैंने कहां पे पढ़ा था उसको, लेकिन वहां पे 75% सक्सेस रेट चली है इन द लास्ट ईयर और सो। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि 75% अपील्स अगर कामयाब हो रही हैं, इसका मतलब होम ऑफिस की डिसीजन मेकिंग को बहुत अच्छी नहीं चल रही, जिसकी वजह से इतने सारे केसेस रिफ्यूज होते हैं और कोर्ट्स में जाते हैं। अब कोर्ट में जाके अगर 75% केसेस कामयाब हो रहे हैं तो दैट टेल्स यू समथिंग कि होम ऑफिस की डिसीजन मेकिंग कैसी है। सो अपील्स के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपने वकील के साथ कांटेक्ट में रहिए, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह कीजिए, पहले से तैयार रहिए, पहले से अपने वकील के साथ अपने बैरिस्टर के साथ बात करके रखिए ताकि आपको पता हो कि आपका बैरिस्टर कौन है, वो आपके केस को किस तरह समझता है और कोर्ट में जाके उसको रिप्रेजेंट करने के काबिल है कि नहीं। अगर आपका बैरिस्टर आपके साथ बात करते हैं मिन 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 कर रहा है, उससे बोला नहीं जा रहा, तो कोर्ट में जाके क्या आवाज निकलेगी उसकी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, मैं ये नहीं कहता कि कोर्ट में जाके चीखना चलाना शुरू कर देना है। बात क्या होती है कि आपने कॉमन सेंस के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कानून को समझ के फिर केस को रिप्रेजेंट करना होता है, सिर्फ कोर्ट में जाके बाबा नहीं करना होता। इसलिए मेक श्योर कि आप अपने केस को अच्छी तरह से समझते हैं, आपका बैरिस्टर केस को अच्छी तरह से समझता है और आप दोनों की आपस में बातचीत हो चुकी है, ताकि आपका एक अग्रीमेंट होता है कि आपको मालूम हो कि कोर्ट में जाके क्या चीज एक्सपेक्टेड है। ये सिर्फ मैं अपील्स की बात इसलिए कर रहा हूं कि अब हमने अपनी फर्म के अंदर अपील्स का एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया। मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था कि मेरा अपील्स का एक सेपरेट डिपार्टमेंट चले जिसको मैं हैंडल करता रहूं और बाकी केस वर्किंग और टीम के साथ चलती रहे। लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए ये है कि अगर हमारी केस वर्किंग अच्छी जा रही है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, डिसीजंस ठीक चल रहे हैं, सब कुछ सही है, हमारी अपील्स का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना जरूरी है जिसके ऊपर अब मैंने काम किया। इंशाल्लाह आगे अगर आपका कोई अपील का मैटर आता है, ऑफ कोर्स आई विल बी एबल टू हैंडल इट फॉर यू। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करते हैं, एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशंस। अब मैं बहुत तेजी से कुछ हेडिंग्स में से गुजरना चाहता हूं। एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशन कहां पर है, जहां पे आपके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट या दोनों पेरेंट्स अगर वो ज़ईफ हैं, अगर वो बीमार हैं, उनको हेल्प की जरूरत है, उनको मदद की जरूरत है और आप उनको यहां पे चाहते हैं कि वो आपके पास आके रहें, तो आप एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने मुल्क से, अगर वो यहां पर विजिटर के तौर पे आए हुए हैं। अब आज मुझे एक फोन आया सुबह, उन्होंने कंसल्टेशन रखी हुई थी मेरे साथ और उन्होंने बताया कि जी मदर यहां पर हैं और वो चाहती हैं कि उनको विजिटर से स्विच करा लिया जाए ऑन टू एन एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशन। तो मैंने उनको बताया कि एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशन आप सिर्फ अपने मुल्क से कर सकते हैं, यहां से नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई यहाँ पे विजिटर आता है और आपके सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं तो 100% आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन होगी। अगर एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशन के ऊपर आप कामयाब होते हैं तो डायरेक्टली इंडेफिनेटली मिलती है टू एंटर द यूके। अगर यूके में रहते हुए आप विजिट वीजा से स्विच करते हैं और कामयाब हो जाते हैं तो ह्यूमन राइट्स की बेस पे आपको 2.5 साल की लीव मिलती है, 10 साल के रूट पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको एनएचएस ट्रीटमेंट मिल सकता है, लेकिन आपको 10 साल के रूट के ऊपर डाल दिया जाता है। अगला पॉइंट लेते हैं जी, ओवरस्टेयर्स। ओवरस्टेयर, कोई स्टूडेंट आया यहाँ पे, कोई स्पाउस वीजा पे आया, शादी नहीं चली, कोई बंदा विजिटर आया आके ओवरस्टेयर हो गया, यहाँ रुक गया। ये जितनी भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं ओवरस्टेयर्स की, मैं उनको सबको एक चीज कहता हूं, 20 साल का कानून कहता है कि अगर आपने 20 साल गुजार ली तो आपको स्टेटस मिल जाएगा। दूसरा कानून क्या है, जो इमिग्रेशन रूल्स में अगर आप ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट्स को देखें, एक चीज है, बच्चे के 7 साल गुजर गए यहाँ पे, बच्चा अभी भी 18 साल से कम उम्र का है एंड इट इज अनरीजनेबल कि बच्चे को निकाला जाए, उस पर आपको स्टेटस मिल जाएगा। तीसरी चीज आती है, अगर आधी से ज्यादा जिंदगी आपने यहाँ पे गुजारी और आपकी उम्र 18 और 25 साल के दरमियान है, उस पर आपको स्टेटस मिल जाएगा। चौथी चीज जो आती है पैराग्राफ 276(a)(6, वो ये कहता है कि आपने यहाँ पे भी 20 साल भी नहीं गुजारे, आधी से ज्यादा जिंदगी नहीं गुजारी, बच्चा आपके साथ नहीं है, लेकिन आपको सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा अगर आप वापस अपने मुल्क जाते हैं और उस बेसिस पे आपको यहाँ पे स्टेटस मिल सकता है। हमने केसेस किए हैं जहां पे किसी को 9 साल हुए, 10 साल हुए, 8 साल हुए, 14 साल हुए, यानी आपको अभी 20 साल नहीं हुए कि आप कानून में आ सकें, लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिनको अगर सही तरह एक्सप्लेन किया जाए तो उसकी बेस पे आपको स्टेटस मिल सकता है। एक ये भी चीज आपके लिए मौजूद है यहाँ पे ओवरस्टेयर्स के लिए। अब बात करते हैं बच्चों की, चिल्ड्रंस एप्लीकेशंस।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे कॉमन चीज, जब बच्चा 7 साल गुजार लेता है यहाँ पे, तो उसको 7 साल के बेसिस पे यहाँ पे स्टेटस मिल सकता है, अगर वो अभी भी 18 साल से कम उम्र का है और आप ये प्रूव कर सकें कि उसको यहां से निकालना अनरीजनेबल होगा। अगर बच्चे को स्टेटस मिल जाता है, अगर उसके माँ बाप उसके साथ रह रहे हैं, तो माँ बाप को भी स्टेटस मिल जाता है, क्योंकि बच्चे को माँ बाप से अलग करना ज्यादती होगी। इसके ऊपर केस लॉ बहुत सारा आया, बहुत सारा चलता रहा, बहुत डेवलपमेंट्स हुई। अभी भी पिछले साल एक नया केस आया था जिसका मैंने पिछले एक किसी टाइम पे जिक्र किया था वीडियोस के अंदर, और वो केस अभी तक शुक्र है उसका कोई मनफी कोई नुकसान मुझे नजर नहीं आया किसी डिसीजन मेकिंग के अंदर। लेकिन वो केस मौजूद है जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर एक बच्चा यहां पैदा हुआ, उसने 10 साल गुजार लिए, ब्रिटिश नेशनल भी हो गया, फिर भी उसको आप वापस भेज सकते। कमाल का केस था। बट एनीवे, आगे मूव करते हैं यहां से। अच्छा, बच्चों के साथ जब पेरेंट्स को स्टेटस मिलता है, यहां पे एक सवाल बहुत उठता है। जब आपको 10 साल के रूट पे डाल दिया जाता है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हम 5 साल के रूट पे स्विच कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरा जवाब उनको ये होता है कि अगर आप एज अ सिंगल पेरेंट रह रहे हैं, या दोनों माँ बाप अलहदा हो चुके हुए हैं और अलग अलग जिंदगियां गुजार रहे हैं, लेकिन बच्चे कॉमन हैं और ऑब्वियसली वो बच्चों के साथ कांटेक्ट रखते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे माँ के पास हैं और बाप कहीं और रहता है या दूसरे एड्रेस के ऊपर रहता है, अलग ही हो चुकी है, लेकिन माँ की तरफ से पूरी इजाजत है कि वो बच्चों को मिल सकता है, या वो कॉन्टैक्ट ऑर्डर ले लेता है कोर्ट में से जाके कि वो बच्चों को मिल सकता है, तो माँ भी और बाप भी दोनों 5-5 साल के रूट पे जा सकते हैं। सो अगर मियाँ बीवी इकट्ठे हैं तो उनको 10 साल के रूट पे डालना पड़ता है कानून के मुताबिक। लेकिन अगर मियाँ बीवी अलहदा हो चुके हैं, उनकी डिवोर्स हो चुकी है या सेपरेशन हो चुकी है, वो 2 डिफरेंट एड्रेसेस पे रहते हैं, तो दोनों को 5-5 साल का रूट मिल सकता है, जिसका मतलब कि 5 साल के बाद उनको इंडेफिनेटली मिल जाती है। अक्सर ये भी होता है कि जी किसी को 10 साल के रूट पे शुरू किया गया और आगे जाके सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, तो आप किसी भी वक्त, आपको वीजा एंड होने का इंतजार नहीं करना, आप किसी भी वक्त स्विच कर सकते हैं ऑन टू द 5-year रूट। सो ये भी एक प्रोसेस आपके लिए अवेलेबल है। आगे बात करते हैं नेशनैलिटी की। नेशनैलिटी एप्लीकेशंस कहाँ हैं? जहां पे आपके 5 साल गुजर चुके हैं लीगली यूके में, आपने अपनी रेजिडेंस रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, लाइफ इन द यूके टेस्ट कर लिया, आपने इंग्लिश टेस्ट कर लिया एट लेवल B1, और उसके बाद फिर आप नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं जब आपको 1 साल गुजर चुका है इंडेफिनिट लीव मिले हुए। अगर आप किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी करके इंडेफिनिट लीव लेते हैं तो आपको 1 साल का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आपने 3 साल से ज्यादा यूके में गुजार लिए तो उसकी बेस पे आपको नेशनलिटी मिल सकती है। होता क्या है, आप 5 साल का सोच के जाते हैं, लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाता है तो होम ऑफिस की तरफ से पिछले 10 साल को देखा जाएगा। यानी अगर आज 1 मार्च 2022 को आप नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन करते हैं और आप पिछले 10 साल से यूके में रह रहे हैं, तो 1 मार्च 2012 से आपका स्टेटस देखा जाएगा। अगर आप कहीं ओवरस्टेड हुए, अगर आपने कहीं पे इलीगल काम किया, अगर आपने कुछ भी किया इन ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स, तो आपको रिफ्यूज कर दिया जाएगा और वो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट पे आपको रिफ्यूजल किया जाता है। लेकिन अगर आपका सब कुछ ठीक चलता रहा, आपका कहीं पे कोई गैप नहीं आया, आपके कहीं पे कोई स्टेटस में ब्रेक नहीं आया, आपने कहीं पे लीगल काम नहीं किया, देन यू विल बी फाइन और आपको नेचुरलाइजेशन मिल सकती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों की। बच्चों की नेशनलिटी कैसे होती है? बच्चों को नेचुरलाइज नहीं कराया जाता, उनको रजिस्टर कराया जाता है एज ब्रिटिश नेशनल्स। सो बच्चे को अगर आपने रजिस्टर कराना है एज ए ब्रिटिश नेशनल, बच्चे की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करते हैं। 5 साल की रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, या बच्चा यहाँ यूके में पैदा हुआ और उसके बाद उसने 10 साल यहाँ पे गुजार लिए, तो उसकी बेस पे आप अप्लाई करते हैं कि उसने जिंदगी के पहले 10 साल कंटिन्यूअसली यूके में गुजारे। यहाँ पे अक्सर सवाल ये पूछा जाता है मुझसे कि जी बच्चा गया था, छुट्टी पे गया था, जी 2 महीने की छुट्टी पे गया था, थोड़ी देर बाहर रहा था, ये उसका गैप नहीं बनता। ओके, सो अगर छुट्टियों पे आप जाते रहे हैं तो आपको कोई कैद की सजा नहीं मिली हुई थी यहाँ पे कि आप छुट्टियों पे जा नहीं सकते। सो इसलिए अगर आप छुट्टियों पे कहीं ट्रैवल करते हैं और बच्चा आपके साथ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका कंटिन्यूअस स्टेटस रुक चुका है। अगर बच्चा यहाँ पैदा होता है, अपने पहले जिंदगी के 10 साल यहाँ गुजार लेता है, उसकी बेस पे आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं एज अ ब्रिटिश नेशनल। और भी कुछ तरीके हैं, डिस्क्रिशनरी एप्लीकेशंस बहुत सारी चलती हैं जो मैंने बहुत दफा की हैं, उनके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं एज एंड व्हेन द केसेस अराइज। अगला पॉइंट, असाइलम। असाइलम का मैटर ऐसा है कि ये दिस इज वेरी क्लोज टू मी। असाइलम का मैटर इसलिए क्लोज है मेरे लिए कि मैंने जब काम शुरू किया था यूके में आके, तो मेरी सबसे पहली एप्लीकेशन और सबसे पहली अपील जो मैंने रिप्रेजेंट की थी कोर्ट में जाके, वो असाइलम की अपील थी। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने काम शुरू किया था, उसके 4 दिन के बाद मुझे कोर्ट में जाके अपील में खड़ा होना पड़ा था फॉर एन असाइलम मैटर। और उस 4 दिन के अंदर मैंने सारा मैकडॉनल्ड्स इमिग्रेशन लॉ की जो लाल किताब होती थी उसका बेड़ा गर्क कर छोड़ा था असाइलम सीखने के लिए और समझने के लिए। अब उसका फायदा ये है कि दिस वाज बैक इन 2003-2004।
अब मैं ये बात करता हूं कि कितने असाइलम केसेस कर चुका, कितनी डिफरेंट कैटेगरीज देख ली, कितनी इंटरव्यूज, कितने अपील्स, और जो एक नुक्ता सबसे इंपॉर्टेंट निकलता है, लोग अक्सर ये मुझसे पूछते हैं आके कि जी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए असाइलम के लिए, कोई वो एफआईआर जरूरी है जी, कोई पुलिस की रिपोर्ट जरूरी है, कोई अखबार की रिपोर्ट जरूरी है, कोई वो क्या होता है वो मौलवी साहब का फतवा जरूरी है। ये सारी वो चीजें हैं जो कि बिल्कुल मक्खी पे मक्खी मारने वाली बात करते हैं लोग। हर केस अपने मेरिट्स पे डिसाइड किया जाता है। हर केस को आप उसके मुताबिक देखते हैं, उसके मुताबिक उसका एविडेंस ढूंढते हैं। मेरा ख्याल है अगर मैंने जितने भी सैकड़ों केसेस किए हैं यहाँ पे असाइलम के ऊपर, उसमें से मोर देन 70% केसेस ऐसे होंगे जहां पे एक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया हमने। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट से असाइलम नहीं बनता। तनवीर अहमद केस का नाम है, अपर ट्राइब्यूनल का केस है, उसके अंदर ये कहा गया था कि आप डॉक्यूमेंट्स पे सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते। आप जिस तरह पाकिस्तान में होता है कई दफा आप कोई पैसे दे दिला के डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं। अगर आप वो कहते हैं कि जी ये देखो अखबार की रिपोर्ट आ गई, ये देखो फतवा आ गया, ये देखो जी पुलिस की रिपोर्ट आ गई, एफआईआर, और इसके ऊपर मेरा केस बन जाता है, हरगिज नहीं। आपकी क्रेडिबिलिटी पे सब कुछ बनता है। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि प्लीज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जोर मत डालिए, अपनी क्रेडिबिलिटी पे जोर डालिए। अगर आप अपने केस को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आप अपनी बात का यकीन दिला सकते हैं, अगर सुनने वाले को इस बात का एतबार होता है कि जो आप कह रहे हो वो सही है, आपका केस कामयाब हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी वकील के थ्रू जा रहे हो और वो वकील जो अपना काम जानता है, तो आपके केस की तैयारी में सारी जो लीगल पॉइंट्स होते हैं उनको कवर किया जाएगा। मैं अगर असाइलम की आपकी स्टेटमेंट तैयार करता हूं, कहानी आपकी है, आपने जो मुझे बताया मैंने उसके मुताबिक आपके केस को फाइट करना है। अब उस कहानी के अंदर मुझे देखना है कि उसको मैंने प्रेजेंट कैसे करना है, किस लाइट में प्रेजेंट करना है, किस एंगल से प्रेजेंट करना है। क्योंकि आपकी जो लीगैलिटीज होती हैं, लीगैलिटीज असाइलम में क्या होती हैं? सबसे पहले कन्वेंशन रीजन है कि नहीं, रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन। ये 5 चीजें हैं जिनमें से किसी एक रीजन पे आपको असाइलम मिल सकता है। अब अगर आप कहते हो कि जी इनमें से किसी एक रीजन की वजह से मुझे खतरा है और मुझे वहां पे अथॉरिटीज की तरफ से, अथॉरिटीज आर अनएबल और अनविलिंग, यानी दोनों चीजें आप लेकर आते हैं, या तो अनएबल यानी वो आपको कर नहीं सकते, मदद कर नहीं सकते, या अनविलिंग कि मदद करना नहीं चाहते। दोनों में से कोई भी चीज हो, आप वो चीज इस्तेमाल कर सकते हो। फाइनली आपको ये चीज प्रूव करनी होती है कि पूरे मुल्क में, जो इंटरनल रिलोकेशन का पॉइंट है, कि पूरे मुल्क में हम कहीं और जाके नहीं रह सकते जहां पे हम महफूज रहें। यहां पे आप इंटरनल रिलोकेशन के पॉइंट को आर्ग्यू करते हो कि जी अगर मैं अपने शहर से निकल के किसी और शहर में चला जाता हूं अपने मुल्क में, मुझे वहां भी ढूंढ लिया जाएगा, मुझे वहां भी ये खतरा रहेगा। ये आपका सारा असाइलम का क्लेम होता है। अब आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपका एविडेंस, वो सारे इन 3 चीजों को सपोर्ट करते हैं जो मैंने अभी आपके साथ मेंशन की। ये मैं कोशिश आज ये कर रहा हूं कि मैं आपके साथ सारा ये जो डिफरेंट एरियाज ऑफ लॉ हैं उनकी थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन कर लूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। और आपकी सिचुएशन अगर उस तरह की किसी कैटेगरी में आती है तो ऑफ कोर्स आप हमारे पास आ सकते हैं। अगला मेरे पास पॉइंट लिखा हुआ है टोइक का। टोइक को मैंने अब एक हेडिंग का दर्जा दे दिया है यहाँ पे, वो इसलिए कि टोइक के ऊपर बहुत केसेस आए हैं। टोइक के ऊपर एसएमएन कादिर जब से आया है उस केस के अंदर ये कहा गया था, और वो अभी भी कानून है, मैंने अभी पिछले हफ्ते एक अपील की है, उसके अंदर भी ये टोइक का मैटर चल रहा था और उसमें हमने ये बात की थी। कानून क्या है कि होम ऑफिस का जो बंडल तैयार किया जाता है, जिसको वो ईटीएस बंडल कहते हैं, उस बंडल में उन्होंने अपना एक जो बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर होता है, यानी उनके ऊपर जो एक मुद्दा डाला जाता है कि भाई आप अपना केस प्रूफ करो, उन्होंने वो अपना एक एविडेंशियल बर्डन डिस्चार्ज कर दिया। अब उसका मतलब क्या कि उन्होंने वो बंडल सामने रखा, कहा कि जी ये देखें इस बंदे ने ये टेस्ट नहीं किया था, ये देखो कॉलेज की तरफ से रिपोर्ट है, ये देखो कॉलेज का रिकॉर्ड कहता है कि ये इस बंदे ने टेस्ट खुद नहीं किया, ये अनरिलायबल है या ये डिसमिस हो चुका है। अब वो बंदा कहता है कि जी टेस्ट मैंने खुद किया था। इसका मतलब ये कि जो ओनस है, यानी उसके ऊपर वो मुद्दा शिफ्ट हो जाता है कि अब वो एक इनोसेंट एक्सप्लेनेशन दे कोर्ट में, जज के सामने, और जज को इस बात पे कायल करे, इस बात पे मनाए कि उसने वाकई टेस्ट खुद किया। किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि जी किस तरह गए थे, कहां पे आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी उसकी, कितने पैसे दिए थे, कॉलेज का नाम क्या था, एड्रेस क्या था, किस तरह की बिल्डिंग थी, अंदर गए तो कितने लोग थे, कंप्यूटर्स पे काम किया, कि आपने वैसे हेडफोन्स लगाए कि नहीं लगाए, क्या हुआ वहां पे, फोटोग्राफ्स किस तरह ली गई, रजिस्ट्रेशन कैसी की, ये सब कुछ आप वहां पे जब बताते हैं, मकसद क्या है? आप जज को अपनी बात का यकीन दिला रहे हैं कि आप खुद वहां गए, आपने खुद बैठ के टेस्ट किया, और आपके ऊपर जो इल्जाम होम ऑफिस की तरफ से लगाया जा रहा है कि आपने फ्रॉडुलेंट टेस्ट सर्टिफिकेट जमा कराया, वो हरगिज गलत है। ये क्रेडिबिलिटी की बात है। जब आपने अपनी इनोसेंट एक्सप्लेनेशन जज के सामने पेश कर दी, फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ वापस होम ऑफिस के ऊपर चला जाता है।
अब अगर जज आपकी इनोसेंट एक्सप्लेनेशन मान लेता है तो होम ऑफिस के ऊपर अब बर्डन चला जाता है कि वो प्रूव करें कि आपने इन पर्सन खुद वो फ्रॉड किया है, कि आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी गलत है और जो आपका डॉक्यूमेंट लगाया गया था एप्लीकेशंस के साथ वो भी गलत है। सो अगेन ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे सैकड़ों केसेस चले हैं और अभी भी चल रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट चीज मैंने देखी थी वो ये कि बीबीसी पैनोरामा की तरफ से एक और इंकशाफ किया गया है इस चीज का कि ये जो होम ऑफिस की तरफ से ये ईटीएस के बेस पे लोगों को निकाला जा रहा है वो बहुत गलत है, क्योंकि वो एविडेंस जो वो लगा रहे हैं दैट इज अनरिलायबल। अब इसके ऊपर क्या बात बनेगी और कहां तक बात चलेगी ये अभी देखने वाली बात रह गई है। अभी इसमें जो एपीपीजी रिपोर्ट थी उसको भी डिस्क्रेडिट कर दिया गया है अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की रिपोर्ट को देखते हैं, नंबर वन तो वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आ जाती है, प्रिविलेज की बात आ जाती है, और अगर उन्होंने कोई एविडेंस एक्सेप्ट किया या उन्होंने कोई एविडेंस सुना तो वो एविडेंस शुड हैव बीन इन ओपन कोर्ट, नॉट इन क्लोज प्रोसीडिंग्स। सो इसलिए उसको कानून के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हर जगह पे। वरना एपीपीजी रिपोर्ट जो आई थी इसके ऊपर दैट वाज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोफेसर फ्रेंच का एविडेंस लगाया गया था सारा, उसको प्रोफेसर फ्रेंच ने खुद कहा कि मेरा जो एविडेंस था उसको होम ऑफिस ने हरगिज गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। सो इसलिए उसकी कोई वैल्यू, कोई प्रोबेटिव वैल्यू नहीं रहती। अगला पॉइंट लेते हैं जी, स्पाउस वीजास। स्पाउस वीजास का मतलब क्या है? आपकी शादी हुई किसी ब्रिटिश नेशनल से, किसी इंडेफिनिट लीव होल्डर से या किसी रेफ्यूजी से, और आपने यहां पे अप्लाई किया स्टेटस लेने के लिए। अब क्या सिचुएशन होती है? दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। वन इज विद इन इमिग्रेशन रूल्स, जहां पे आप कहते हो कि जी मेरे पास लीगल स्टेटस भी है, मैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स 18,600 की पूरी कर सकता हूं, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी कर लिया है, ये शादी मेरी जेन्युइन है या रिलेशनशिप मेरा जेन्युइन है, 2 साल से ज्यादा हमारे कोहैबिटेशन हो गए, उसकी बेस पे आप अप्लाई करते हो स्पाउस वीजा। अब अगर आप यूके में हैं, किसी और वीजा कैटेगरी में चल रहे हैं, तो आप वहां से स्विच कर सकते हैं। अगर आप यूके से बाहर हैं तो आप एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करते हैं, यानी जो आपने वीजा अपनी कंट्री से अप्लाई करना होता है। इन ऑल दीज सर्कमस्टांसेस आपको 18,600 की इनकम दिखानी है। 18,600 का मतलब ये नहीं कि जी आपने 6 महीने में 18,600 कमाना है, नो। 18,600 आपकी सालाना सैलरी होनी चाहिए, या उससे ज्यादा, 18,600 से ज्यादा आपकी सालाना सैलरी होनी चाहिए। अगर आपके साथ एक बच्चा इन्वॉल्व है जिसको आप स्पाउस वीजा एप्लीकेशन में डाल रहे हैं, तो ये बढ़ के 22,400 पे बात चली जाती है, और अगर आपके साथ और बच्चे इन्वॉल्व हैं तो हर बच्चे के लिए 2,400 पाउंड और ऐड कर लीजिए आप अपनी इनकम रिक्वायरमेंट में। जब आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो पिछली 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स लगाते हैं, 6 महीने की आप पे स्लिप्स लगाते हैं, एम्प्लॉयर का लेटर लगाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लगाते हैं, इंग्लिश टेस्ट लगाते हैं, और उसकी बेस पे अकोमोडेशन लगा के उसकी बेस पे आपका काम हो जाता है। कई दफा आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है इसके अंदर, अगर आपको पर्सनल इंडिपेंडेंट पेमेंट्स मिल रही हैं, जिसको पहले डिसेबिलिटी अलाउंस कहा जाता था, डीएलए कहा जाता था, अगर आपको वो मिल रहा है या आपको कैरियर्स अलाउंस मिल रहा है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। अगर एग्जेम्पशन मिल भी जाती है, इवन देन आपको एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, यानी उसका मतलब ये कि जो एक कपल को या एक सिंगल पर्सन को बेनिफिट्स में मिलता है वो आपके पास अपने हाउसिंग एक्सपेंसेस पे ऑफ करने के बाद वो इनकम आपके पास आनी चाहिए। अगेन मकसद आज का ये नहीं कि इन टॉपिक्स के ऊपर जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूं आपके साथ मैं सारा कानून आपके साथ डिस्कस करूंगा, ओनली अ समरी। लेकिन जो कुछ मैं बता रहा हूं आपको, इन सारी चीजों का बहुत आपको फायदा मिल सकता है अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो। अगला मैंने पॉइंट लिखा हुआ है स्पाउस वीजा आउटसाइड द रूल्स। आउटसाइड द रूल्स का मतलब क्या? जो मोस्ट कॉमन सिचुएशन बनती है वो क्या है? आप यहां पर आए एज अ स्टूडेंट, आपका आगे वीजा खत्म हो गया, आपने एक्सटेंशन की कोशिश की, एक्सटेंशन नहीं मिली, अब आप ओवरस्टे हो गए, चुप करके खामोशी से लगे हुए एक जगह पे काम करते रहते हो, अपना गुजारा कर लेते हो, जिस तरह से भी लाइफ चल रही है चलाते हो। आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है किसी ब्रिटिश नेशनल से या किसी इंडेफिनिट लीव होल्डर से या किसी रेफ्यूजी स्टेटस होल्डर से। अब आप कहते हो कि जी मुझे उनकी बेस पे मुझे यहाँ पे स्टेटस मिल जाए। आपने फॉर एग्जाम्पल शादी कर ली, अब आपने जब स्टेटस की बात करनी है तो इसकी मिसाल मैं देता हूं एक गाड़ी के 4 पहियों की। ठीक, एक गाड़ी को चलने के लिए 4 पहियों की जरूरत है। वो 4 पहिए स्पाउस वीजा एप्लीकेशन के लिए क्या है? लीगल स्टेटस, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मेट, इंग्लिश रिक्वायरमेंट मेट एंड आपका वैलिड रिलेशनशिप। ठीक, ये 4 चीजें अगर होती हैं तो आपको स्पाउस वीजा मिल जाता है। अब एक बंदा जो ओवरस्टेयर हुआ है उसका एक पहिया मिसिंग है ना, उसका वो जो लीगल स्टेटस वाला पहिया वो मिसिंग है। अब क्या होता है? हम बात करते हैं अपेंडिक्स FM की, हम बात करते हैं EX1 की।
EX1 इज द एक्सेप्शन। उसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर आपकी शादी किसी ब्रिटिश नेशनल से या जो मैंने अभी कैटेगरीज डिस्कस की उनमें से किसी के साथ है, उस रिलेशनशिप की बेस पे आपको स्टेटस मिल सकता है अगर आप ये प्रूव कर सकें कि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आपके साथ आपके मुल्क में जाके नहीं रह सकते। उसको कहते हैं इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स टेस्ट। इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स टेस्ट आसान नहीं है, उसके लिए आपको आर्ग्यू करना पड़ता है और बहुत दफा ये मामला कोर्ट में जाके जीता जाता है। लेकिन ये वो रास्ता है जहां पे यहां पे रहते हुए जिस बंदे के पास स्टेटस नहीं है, शादी की बेस पे या रिलेशनशिप की बेस पे वो स्टेटस ले सकता है। अब आपको जब स्टेटस मिलता है, इसके ऊपर हमने अपील जीत ली, आपको स्टेटस मिल गया, आपको 2.5 साल की लीव ग्रांट कर दी गई ऑन अ 10-year रूट टू सेटलमेंट। अब वो दिन जब आप अगला दिन शुरू करते हैं, अब आप अगर देखें कि अगर अपने स्पाउसेस एप्लीकेशन करनी हो तो आपके 4 पहिए पूरे हो गए कि नहीं? वो जो एक लीगल स्टेटस मिसिंग था, अब तो आपके पास वो भी है। सो अगर आपको 10 साल के रूप में डाल दिया जाता है शादी करने के बाद, बेशक अगले दिन जाके आप स्विच कर सकते हैं ऑन अ 5-year रूट टू सेटलमेंट। क्यों? बिकॉज अब आपके पास लीगल स्टेटस भी है, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, आपका रिलेशनशिप भी चल रहा है, अकोमोडेशन भी आपके पास मौजूद है। सो जब सब कुछ मौजूद है तो आप क्यों नहीं स्विच कर सकते? और ये कितनी दफा मेरे पास होता है कि कंसल्टेशन बुक की है, बंदे से बात कर रहा हूं, एक्सटेंशन का टाइम आया, बंदा कहता है जी मैं 4 साल, 4.5 साल, 5 साल गुजार चुका हूं, अब मेरी एक्सटेंशन आ रही है शादी की बेस पे, और पता ये चलता है कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकता है और पिछले 3-4 साल से मीट कर सकता है, लेकिन उसने कभी भी 5-year रूट पे स्विच नहीं किया। अब क्योंकि 5 साल उसके ऑलरेडी गुजर चुके हैं या 4 साल गुजर चुके हैं, जो भी इसका टाइम गुजरा है, अब अगर वो स्विच करना चाहता है टू द 5-year रूट तो उसको 0 से 5 years कंप्लीट करने पड़ेंगे। सो इसलिए केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है कि ये चीज आपके लिए सूटेबल होगी कि नहीं। अगला टॉपिक मैंने रखा हुआ है एक्सटेंशंस का। ये एक्सटेंशंस वो हैं जहां पे आपको 10 साल के रूप में डाल दिया गया। 9 जुलाई 2012 को कानून चेंज हुआ, उसके बाद जितनी चेंजेस आई थी, जो लोगों को स्टेटस मिलने शुरू हुए, वो सारे अब 10-10 साल के रूट के ऊपर चलते हैं। जिनके पास पहले से स्टेटस नहीं था या वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकते या कोई भी इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, तो उनको 10 साल के रूप में डाल दिया जाता है। अब बात क्या आती है, जब आपकी एक्सटेंशन की बारी है, अक्सर लोग मुझे कहते हैं भाई एक्सटेंशन तो ऑटोमेटिक है जी, कोई मसला ही नहीं इसका, वो मैं खुद ही कर लूंगा। मैं कहता हूं ठीक है, कर लीजिए खुद, नो प्रॉब्लम। अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हैं तो आप हर काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। लेकिन अगर आप तुक्का मार रहे हैं, सुनी सुनी बात पे चल रहे हैं, कोई दोस्त के इधर कहीं काम करता है जी, वो मेरा दोस्त है जी, वो किसी वकील के दफ्तर में काम करता था, पता नहीं कूलर के अंदर पानी भरता है, वो क्या करता है, तो बस उस क्वालिफिकेशन पे मैं उस बंदे से एप्लीकेशन करा लूंगा। या कोई वकील है जी, मैं उसके साथ एप्लीकेशन करने जा रहा हूं, लेकिन वकील साहब आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे या आपको प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर रहे उसके अंदर। ये वो वाली डिफिकल्टीज आती हैं जहां पे आपका अच्छा खासा केस खराब हो जाता है। कहने का मतलब सिंपली ये, एक्सटेंशंस को लाइटली मत लीजिए। अगर आपको पता है क्या करना है, ऑफ कोर्स खुद कर लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको नहीं पता, देन इट्स वर्थ गोइंग टू अ लॉयर, ताकि आप प्रॉपर्ली उसको करें। एक चीज याद रखिए, अगर आपका काम नहीं होता किसी वजह से, आपको एक्सटेंशन रिफ्यूज कर दी जाती है, तो आपका टाइम जो भी गुजरा है वो वापस 0 पे आ जाता है। क्योंकि आप नई एप्लीकेशन करोगे और आपको दोबारा स्टेटस मिल जाता है, तो पिछला टाइम आपका उसके साथ काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपका गैप आ गया बीच में। सो इसलिए एक्सटेंशंस को मैं कभी भी लाइटली नहीं लेता। मैं कभी नहीं लोगों को मशवरा देता कि जी एक्सटेंशन बट ठीक है जी, खैर है वो तो ऐसी हो जाएगी। नो, एक्सटेंशंस नीड टू बी डन प्रॉपर्ली। आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ सही जानी चाहिए और जिस तरह से उसको प्रेजेंट होना चाहिए उस तरह से प्रेजेंट कीजिए उसको, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगला टॉपिक मेरा ILRs का है। ILR इज इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन द यूके। मैंने यहाँ पे लिखा है 10 years लॉन्ग रेजिडेंस। मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र किया हुआ है, यहाँ पे मैंने 5 years वर्क परमिट या स्किल्ड वर्कर की बात की गई या कोई भी बिजनेस इमिग्रेशन, प्लस ऑन अ डिस्क्रेशन आउटसाइड इमिग्रेशन रूल भी मैंने मेंशन किया हुआ है। अब इसका मतलब क्या, पहली सारी चीजें तो क्लियर है। 10 साल के रूप पे आप अगर चल रहे हैं, अगर आप यूके में आए और आपने 10 साल लीगली गुजार लिए कंटिन्यूअस लीगल स्टेटस के साथ और आप बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, तो आपको इंडेफिनेटली उसकी बेस पे मिल सकती है। सेकंड पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखा है, डोमेस्टिक वायलेंस। ये वाली क्या बला है, अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आए शादी करके, आपको स्पाउस वीजा के ऊपर आपकी वाइफ ने यहां बुलाया, आप यहां पर आए, अब आप घर में रहते हैं अपने इन-लॉज के साथ, और जो वाइफ का भाई है वो आता है चपेट कर आ जाता है, वाइफ का बाप है वो आता है आपको कहता है सारे पैसे निकाल दे, वाइफ आप कहती है भी सारे जो तुमने काम किया सारे पैसे बैंक में डालो, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगी। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, मुझे आज तक याद है वो बेचारे की किस किस्म की जिंदगी थी कि उसको सिगरेट की डब्बी उसकी वाइफ रखती थी और उसको जब सिगरेट की जरूरत होती थी तो वो जाता था बेचारा सिगरेट मांगता था, उसको वो एक सिगरेट निकाल के पकड़ाती थी, आज के लिए काफी है।
ये हालात थे उसके। अब उसको कुछ चपेड़े नहीं मारी गई, उसको कोई लहूलुहान नहीं कर दिया गया, लेकिन उसका डोमेस्टिक वायलेंस केस कामयाब हो गया। क्यों? बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड्स एवरीथिंग। अगर आपको फाइनेंशियली प्रेशर में डाला जा रहा है, अगर आपको मेंटली प्रेशर में डाला जा रहा है, अगर आपको डिग्रेड किया जा रहा है, आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, ऑल दिस कम्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। अभी एक केस पकड़ा है पिछले हफ्ते, अगेन वहां पे क्या सिचुएशन थी, बेदर्द किस्म की सिचुएशन। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड साहब ब्रिटिश नेशनल हैं, वाइफ को पाकिस्तान से लेकर आते हैं, शादी यहाँ पर शादी वहां पे करके स्पाउस वीजा के ऊपर यहाँ पे लेकर आते हैं। यहाँ पर अब बीवी के साथ नहीं बनी, किसी बहाने से उठा के पाकिस्तान ले गए, वहां जाके बीवी को वहां डंप किया, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका बायोमेट्रिक कार्ड, उसका रेजिडेंस परमिट, हर चीज, पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ गायब करके बंदा साहब वापस आ जाते हैं। अब वापस आके यहाँ पे होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जी ये मेरा रिलेशनशिप नहीं चला, इसको अब छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि ये वापस आए। अब ये वो वाली एक सिचुएशन बनती जो अक्सर मुझे नजर आती है सामने। अब इसमें क्या करना पड़ता है, अगर आप लकी रहते हो, वहां पे आप फॉरेन डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करते हो, अभी होम ऑफिस ने आपका कैंसिल नहीं किया वीजा, तो हो सकता है आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए और आप फॉरेन वापस आ सको। वंस यूर इन द कंट्री, अगर आप स्पाउस वीजा के ऊपर ही हो, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस की बेस पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जिसमें आपको डायरेक्टली इंडेफिनिटली मिल सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ तब आप डाल सकते हो जब आपका स्पाउस वीजा चल रहा हो तब। अगर स्पाउस वीजा खत्म हो गया तो आप डोमेस्टिक वायलेंस की इंडेफिनिट लीव एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, क्योंकि रूल्स के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस की इंडेफिनिट लीव एप्लीकेशन के लिए ये एक रिक्वायरमेंट मौजूद है कि यू शुड बी ऑन अ स्पाउस वीजा। सो इस चीज को याद रखिए। फिर मैंने लिखा है 5 ईयर जो बिजनेस कैटेगरीज हैं, वर्क परमिट्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो सोल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो जब अपना टाइम कंप्लीट कर लेते हैं वो 5 ईयर्स की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आउटसाइड रूल्स का क्या मतलब? अभी कुछ अर्सा पहले मैंने एक एप्लीकेशन की, एक साहब हैं, वो प्रोबेबली लेट 60s में या अर्ली 70s में उनकी उम्र होगी। अब वो कहते हैं बेटा मैं तंग आ गया एक्सटेंशन करा के, मुझे बस डायरेक्टली इंडेफिनिटली दिला। मैंने उनको ये बताया, मैं कहा सर आप अभी कानून में नहीं आते, इंडेफिनिटली आपकी नहीं बनती। वो कहते यार मेरी सिचुएशन ऐसी है, मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, मैं बीमार रहता हूँ, ये वो सारा कुछ, मैं नहीं चाहता कि बार बार एक्सटेंशन कराऊं। मैंने उनको ये बताया कि जी कानून के मुताबिक आप नहीं कर सकते, लेकिन आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स डेफिनेटली हम ट्राई कर सकते हैं। अब उसमें क्या है, अभी उस एप्लीकेशन का जवाब नहीं आया, सो प्लीज ये मत समझिए कि मैं कोई यहाँ पे बड़ा तीर मार के बैठ के और आपको सुना रहा हूँ यहाँ पे, ऐसी बात नहीं। एप्लीकेशन गई भी है, एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं, वी आर वेटिंग फॉर अ डिसीजन। अब उनको मैंने क्या कहा कि जी आपकी मैं इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करता हूं, साथ ही आई विल आर्ग्यू इन द अल्टरनेटिव फॉर योर एक्सटेंशन, ताकि अगर आपको इंडेफिनिट पे रिफ्यूज कर दिया जाता है तो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करके आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी। अब इसका फायदा क्या, आप इंडेफिनिट का चांस तो ले रहे हो ना, शायद हो जाए, शायद आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स को डिस्क्रेशन आपके लिए एक्सरसाइज कर लिया जाए, और अगर नहीं तो आपकी एक्सटेंशन हो जाती है। ऑब्वियसली आपका जो होम ऑफिस की फीस वगैरह जाती है उसके साथ वो जाया जाता है, लेकिन ये सब कुछ मैं आपको इसीलिए पहले से बता रहा हूं कि आपके इल्म में हो, आपको पता हो कि ये कानूनी तौर पे एप्लीकेशन नहीं बनती, ये आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स आप एप्लीकेशन डाल रहे हो, जहां पे आप केस को आर्ग्यू कर रहे हो कि क्यों इनके लिए ये बात बननी चाहिए। फिर मैंने मेंशन किया है यहाँ पे जो अगली हेडिंग, फी वेवर्स एंड चेंज ऑफ कंडीशंस। ये वो वाली सिचुएशन है जो कोविड के दिनों में बहुत ज्यादा चली। मैंने कोविड के दिनों से पहले कभी कोई फी वेवर एप्लीकेशन नहीं की थी, पहली एप्लीकेशन करने के बाद, क्योंकि जब मैंने पहली एप्लीकेशन की थी फी वेवर्स की, तो उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगा लिया था, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंटेशन होम ऑफिस ने मांगा था। अब क्या है, जब से कोविड शुरू हुआ, जब से डिफिकल्टीज आई, फी वेवर्स की एप्लीकेशंस ज्यादा से ज्यादा कामयाब होनी शुरू हो गई। आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स मांगी जाती हैं, आपकी जो उसके अंदर अकाउंट्स के अंदर हलचल हो रही है उसकी आपसे एक एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है कि आप बताएं कि ये आपने पैसा कहां खर्च किया, कहां से आया। जो कुछ आप बताते हो वहां पे उन एक्सप्लेनेशंस की बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि आपको फी वेवर ग्रांट होना चाहिए कि नहीं। अगर आपके पैसे बच जाते हैं, अभी एक फैमिली का केस होकर आया है फी वेवर्स के लिए, जहां पे उनका 16,000 से ज्यादा पाउंड बच गया, बिकॉज बड़ी फैमिली है, सबकी एक्सटेंशन जानी है, लेकिन हमने फी वेवर अप्लाई की और उनका 16,000 से ज्यादा खर्चा बच गया। चेंज ऑफ कंडीशंस क्या है, आपके पास जो बायोमेट्रिक कार्ड आपका लग कर आता है उस पर लिखा होता है नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। अगर आपको कोविड के दिनों में डिफिकल्टीज हुई या किसी भी वजह से आप अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते, या फाइनेंशियली आप बहुत वीक हैं, तो आप चेंज ऑफ कंडीशंस की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसका मतलब सिंपली क्या है कि आपका वो जो नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड लिखा होता है कार्ड के ऊपर, वो हटा दिया जाता है और आप बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हाउसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी मुश्किलात हैं, जो भी आपकी डिफिकल्टीज हैं, स्पेशली अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं आपके साथ और आप फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत करामत रहती चीज। विजिट वीजास के ऊपर मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जी विजिट की तो वो आसान सी एप्लीकेशन,
आसान सी एप्लीकेशन है, खुद कर लीजिए। और फिर जब रिफ्यूजल पे रिफ्यूजल आ रहा होता है तो फिर आप वकीलों के पीछे जाते हैं। विजिट वीजा बिल्कुल आसान नहीं है। क्यों? विजिट वीजा में अक्सर जो गलती करते हैं लोग वो ये समझते हैं कि जी यहां का स्पॉन्सर लगा दो तो बस बात बन जाएगी। नो, ना ही ये चीज जरूरी है कि आपके साथ कोई स्पॉन्सर हो। अगर आपके वालिदैन आना चाहते हैं यहाँ पे, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास अपना पैसा है अकाउंट में, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उनके कोई डिपेंडेंट्स है वहां पे, वो किसी फैमिली के साथ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उनके इतने टाइज हैं कि वो वापस जाएंगे, तो वो बेशक होटल की बुकिंग करा कर आ जाएं, उनको कोई मसला नहीं। और दूसरी सूरत में अगर उनका वहां पे कुछ भी नहीं, आप यहां पे अपनी स्पॉन्सरशिप लगाएं, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लगाएं, लाखों पाउंड दिखाएं उसके अंदर, फिर भी उनका वीजा नहीं होगा। क्यों जी? सिंपल बात यह है कि होम ऑफिस ने जब डिसीजन करना है विजिट वीजा एप्लीकेशन पे, दे नीड टू सी द स्पॉन्सर, जो यहाँ पर यूके से उनको स्पॉन्सर कर रहा है कि वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएं पिएंगे, उनका खर्चा कैसे चलेगा। प्लस उन्होंने ये भी देखना कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपने मुल्क में कितने सेटल्ड हैं, क्या उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं कि वो वापस उनके लिए जाएंगे कि नहीं। अब इसमें आपके टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स, आपकी बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, आपका एसेट्स क्या हैं, आपकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, आपके डिपेंडेंट्स कौन कौन हैं, आपकी इनकम क्या है, ये सब कुछ काउंट किया जाता है। और वो जो मुझे सुनने को मिलता है कि आपको तो पता है पाकिस्तान में कौन टैक्स पे करता है, ये चीज नहीं चलती, ये चीज कभी नहीं चलती। सो इसलिए अगर आप टैक्स पे नहीं करते या आप अपना सही तरह से काम को जस्टिफाई नहीं करा सकते या अपनी टाइज को जस्टिफाई नहीं करा सकते, यू आर अनलाइकली कि आपका विजिट वीजा अलाउ किया जाएगा। और ये उन लोगों के ऊपर भी लागू होता है जिनके बहुत पहले से वीजा लगते आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट फ्यू इयर्स होम ऑफिस की तरफ से इसमें भी सख्ती हो गई। फाइनल चीज जो मैं अब बात करना चाहता हूं, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी तौर पे, वो है बिजनेस इमिग्रेशन। बिजनेस इमिग्रेशन के ऊपर मैं बड़े सालों से काम कर रहा हूं, ऑन एंड ऑफ, कभी मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाता हूं, मैंने यूरोप का बहुत काम किया इसके ऊपर, और कई दफा फिर मैं वापस अपने काम में यहां पे लग जाता हूं, क्योंकि खप हार के बंदा कई दफा चुप कर जाता है। बिजनेस इमिग्रेशन का मतलब ये है कि आप यूके में आ रहे हैं या आप एज एन इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो कि अब खत्म कर दिया गया है जब से रशिया का मसला शुरू हुआ है, या आप आ रहे हैं एज अ ओवरसीज बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव, या आप आ रहे हैं एज अ स्किल्ड वर्कर, जिस भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं। स्पॉन्सरशिप आपका होना जरूरी है, यानी आपका एम्प्लॉयर होना जरूरी है। अगर आप स्किल्ड वर्कर की बात करें तो आपका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होना जरूरी है जो एम्प्लॉयर के पास होगा, उसकी बेस पे आपको वो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। अगर जेन्युइन वैकेंसी अवेलेबल है, इसके अंदर पहले रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट हुआ करता था जो कि बहुत डिफिकल्टीज पैदा करता था, लेकिन अब चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया गया है और रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। सो आप स्किल वर्कर के ऊपर जा सकते हैं एज लॉन्ग एज देयर इज अ जेन्युइन वैकेंसी। अब वो जेन्युइननेस के पीछे होम ऑफिस बाल की खाल उतारता है, लेकिन इट्स स्टिल नॉट द रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट एनीमोर। आप ओवरसीज बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, वहां पे क्या है कि जी फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपकी कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी वाले चाहते हैं कि उनकी यूके में कोई प्रेजेंस हो, वो आपको कहते हैं कि भाई तुम हमारे एक सीनियर एम्प्लॉय हो, हम चाहते हैं कि तुम यूके चले जाओ ताकि वहां पे जाके तुम काम कर सको, हमारे लिए हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करो। सो ओवरसीज बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स इज अ फैंटास्टिक कैटेगरी। इसके अंदर क्या है कि आपकी जो जॉब अपने मुल्क में चल रही है उसी की बेस पे आप यूके में आके काम कर सकते हैं। सो आपको जब वीजा मिलता है, आप यहां पर आते हैं, आप अपनी कंपनी खोलते हैं या आप अपनी उसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ऑर्डर्स ले सकते हैं, इनवॉइसेस कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, जो भी आपने चीज करनी है, आपको यहाँ पे वीजा मिल जाता है और 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाती है। मैं अभी इसमें स्टार्टअप्स में और उस तरह की एप्लीकेशंस की अभी जिक्र नहीं करूंगा, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, इन द सेंस के वो बहुत एक लो लेवल के ऊपर काम है, उसके ऊपर बहुत कम एप्लीकेशंस कामयाब होती हैं, स्पेशली जिन लोगों के साथ हमारा रोज का वास्ता पड़ता है। इसका मतलब क्या, हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की, हम बात कर रहे हैं जो इमिग्रेशन के अंदर स्किल्ड वर्कर के तौर पे आना चाहते हैं, उन सब लोगों की। जब हम बात करते हैं ये स्टार्टअप्स की या इनोवेटर वीजा की, वहां पे आप कुछ ईजाद कर लीजिए और उसके बाद आपको नजर आए कि ये स्केलेबल है, इसके अंदर बहुत कामयाबी होगी, ये बहुत तरक्की होगी, वहां पे जाके आपको स्पॉन्सरशिप अगर कोई मिल जाती है, जो कि जो अवॉर्डिंग बॉडी होगी जो आपको स्पॉन्सर करेगी, उसके अंदर अगर आपको वो मिल जाता है तो फिर आप उसमें चल सकते हैं, अदरवाइज आप वो स्टार्टअप वीजा के ऊपर आगे नहीं चल सकते। सो उसके अंदर वो एंडोर्सिंग बॉडी का होना, एंडोर्समेंट होना जरूरी है।
अभी आज का ये जो मकसद था ये अब मैं मेरा ख्याल है बंद करता हूं। मेरा अब गला थोड़ा खुश्क हो रहा है, बड़ी देर बाद इतना बोला हूं मैं यहाँ पे एक वीडियो के लिए, लेकिन काफी अरसे से फेसबुक पे आप लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं था। इसलिए सोचा कि आज 1 मार्च है, एक नया प्लान अपना शुरू करता हूं, अपना दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस दोबारा से शुरू करता हूं। टिकटॉक भी अब हम कर रहे हैं। ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा अभी यूट्यूब पे भी, अगर मुझे समझ आ गई कि कैसे करना है तो इसको हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, आप वहां पे भी इसको देख सकते हैं। अगर आप शेयर करना चाहें प्लीज इसको शेयर कीजिए। कहने का मकसद, आपके साथ बात करने का मकसद ये नहीं कि मैं कोई बढ़ के मार रहा हूं। यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि अगर हम एक क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं देन वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पुरानी बातें लेकर आते हैं, और 10 साल पहले मैं इसका क्लाइंट था, इसने चोर ने लूट लिया, खराब कर दिया, केस ये हो गया वो हो गया। आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। ये चीजें, ये क्रिटिसिज्म्स हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, सैकड़ों में बल्कि शायद हजारों में होंगे, जो शायद हमारे साथ बहुत खुश हैं। जो खुश हैं उनका भी रब अच्छा करे, और जो खुश नहीं है रब उनके लिए भी अच्छा करे। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ आपके सामने, तकरीबन 20 साल हो गए हैं मुझे अब ये चीजें करते हुए। आपके सामने बैठा हूँ, पहले वीनस टीवी पे, फिर सोशल मीडिया पे, हर रोज हर वक्त काम के ऊपर आता हूँ, अपनी टीम को सुपरवाइज करता हूँ, आपके साथ मिलता हूँ, बात करता हूँ, कंसल्टेशंस करता हूँ और आपको मशवरे देता हूँ। होपफुली ये मामला अच्छी तरह से आगे भी चलता रहेगा। अब हमारा इरादा इस साल का जो भी है इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। व्हाट वी प्लान टू डू इज कि हम अपनी सर्विसेज को और इम्प्रूव करें, हम अपनी सर्विसेज को और बेहतर करें। सो योर कमेंट्स, आपकी तरफ से कोई अगर अच्छी बात है तो वो भी वेलकम है, और अगर आप कोई छतर छतर मारना चाहते हैं तो वो तो फिर मेरे कहे बगैर भी लगते रहते हैं। वो चीजें चलती रहती हैं। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया। अब मैं उठ के इसको वीडियो को ऑफ करूंगा क्योंकि मेरे से काफी दूर है, लेकिन आपसे बहुत जल्दी बात करूंगा दोबारा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।